नए भारत की शिक्षा क्रांति। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र को महाशक्ति के रूप में अगर स्थापित करना है तो उस राष्ट्र की शिक्षा नीति बहुत मजबूत होनी चाहिए। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति जो है वो देश में आई है। अब किस तरह से नई शिक्षा नीति से हमारा भारत बनेगा विश्व गुरु, या आप ये कह लीजिए कि कैसे नई शिक्षा नीति से मूलभूत बदलाव के जरिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो 34 साल बाद आई है, वो कैसे गेम चेंजर साबित होगी। यकीन मानिए, अब जो हम बातें करने जा रहे हैं वो हर उस शख्स से जुड़ी हुई है जिसने जो शिक्षा नीति को लेकर जानने को लेकर उत्सुक है। एक एक सवाल का जवाब आपके जहन में, एक एक सवाल का जवाब अब आपको मिलने जा रहा है। मैं एक बार जल्दी से मेहमानों से तारुफ आपका करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के जो है चेयरमैन है डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, स्वागत है आपका। हमारे साथ ममता अग्रवाल हैं, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी UGC की रही हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत ममता जी। हमारे साथ डॉक्टर बलविंदर शुक्ला, जो कि MIT यूनिवर्सिटी नोएडा की वाइस चांसलर हैं। मैम डॉक्टर शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, स्वागत है आपका। और प्रोफेसर नागेश्वर राव, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के वाइस चांसलर हैं। प्रोफेसर राव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिना वक्त गवाए ममता जी, जल्दी से आप बता दीजिए, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, क्यों इसको कहा जा रहा है गेम चेंजर? ये कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति से भारत बनेगा विश्व गुरु। एक या दो पॉइंट्स में अगर आप समअप करना चाहें, आप बताना चाहें कि मेरी नजर में ये एक या दो बातें जो सबसे खास है, जो 34 साल में पहली बार हुई है। ममता जी। अमन जी, सबसे पहले आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट्स को और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव, फ्यूचरिस्टिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, ग्लोबल एजुकेशन पर आधारित है। और एक और है जन भागीदारी पर आधारित। इसमें जन जन से सुझाव लिया गया है, 2 लाख से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए गए हैं और पंचायत लेवल तक सुझाव लिए गए हैं। इस शिक्षा नीति की अगर आप कहें कि ये क्यों गेम चेंजर होगी, तो पहली बात, यह शिक्षा नीति फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस, नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे जो कि जेंडर इंक्लूजन फंड, जो लड़कियों के लिए विशेष तौर पर होगा, और उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन जोन उन इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर कि ये पाया जाता है कि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कम है और सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस जो ग्रुप्स हैं, उन सभी को कैसे समावित किया जाए, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन बनाई जाए। तो अगर आप मुझे सिर्फ एक वाक्य में इतनी बड़ी शिक्षा नीति को एक उसमें संक्षेप में कहना बहुत ही कठिन है, पर मैं ये सिर्फ कह सकती हूं कि ये एक ऐसी शिक्षा नीति है जो कटिंग एज ग्लोबल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और अपनी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समावित करते हुए, उसका समावेश करते हुए, तो एक अद्भुत समागम है ये, एक अद्भुत संगम है ये कटिंग एज ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का भारतीयता की के धरातल पर, कि किस प्रकार से हमारी जो इंडोलॉजी में, योगा में, लिंग्विस्टिक्स में, डांस में, जो भी अभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 64 कलाओं में आपको पारंगत होना चाहिए, वही जो है संपूर्ण शिक्षा होती है, तो उसका ये एक अद्भुत समागम है। मतलब आपकी, अगर मैं आपका एक सबसे बड़ा टेक अवे समझूं तो आपका ये कहना है कि कटिंग एज ग्लोबल एजुकेशन, साथ ही जो हमारी इंडियन कल्चर और हेरिटेज है उसके बीच का एक समावेश है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को भी इसमें बेहतर तरीके से इसका ध्यान रखा गया है। डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, आपके हिसाब से एक बड़ी चीज इस एजुकेशन पॉलिसी की, एक बड़ी चीज, या ओवरऑल अगर आप बताना चाहें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई एक बड़ी चीज जो आपकी नजर में बेस्ट है, गेम चेंजर है। मेरे ख्याल से ममता जी ने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन इस पॉलिसी में काफी कुछ नवाचार के बारे में और अनुसंधान के बारे में काफी बड़े मात्रा में उसको सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए कहा गया है, पहली बात। और दूसरी, जो मल्टीपल रेगुलेटरी एजेंसीज थी, जिसके वजह से कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बार तंग होना पड़ता था, तो उसके जगह में एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने की जो कोशिश की गई है, जिससे
हम जो लवचिकता रेगुलेटरी सिस्टम में लानी चाहिए थी वो लाई है। और एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी तो है और दूसरी तरफ यदि कोई ठीक तरह से काम नहीं करता है तो उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए भी उसमें योजना की गई है। मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ आपको सपोर्ट सिस्टम निर्माण करना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा सारे रिसर्च को यानी अनुसंधान को, वो शायद साइंस टेक्नोलॉजी में हो, आर्ट क्राफ्ट ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में हो, एक तरफ सपोर्ट सिस्टम भी है और दूसरी तरफ यदि आप ठीक नहीं कर रहे हो तो उसको दंड देने की भी प्रोविजन इसमें की गई है। और डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे, टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से, टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये समावेश किया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन यानी व्यावसायिक एजुकेशन के साथ साथ जो प्रौद्योगिकी का शिक्षा है उसको और जो टीचर एजुकेशन, ये तीनों को जोड़ा गया है। और छात्रों को जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है विविध विषयों में सीखने के लिए लोगों को तैयारी करना, उनको प्रयोजन देना एक तरफ, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति यदि एक शिक्षा संस्था में आ जाता है और उसको लगता है कि मैं यहाँ ठीक नहीं बैठ रहा हूँ तो उसको बाहर जाने के लिए व्यवस्था है तो वो दूसरी तरफ जा सकता है। यानी वोकेशनल एजुकेशन में जिसने एडमिशन किया वो उसको यदि मैथमेटिक्स में, गणित में वगैरह रुचि आ गई है तो वो इंजीनियरिंग एजुकेशन में इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। और सिमिलरली इंजीनियरिंग एजुकेशन में जो है उसको यदि लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है तो वोकेशनल एजुकेशन में आसानी से आ सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एज वेल एज वर्टिकल मोबिलिटी, ये दोनों इसमें अंग उसमें शामिल है। डॉक्टर शुक्ला, एक जो चीज़ मुझे क्लिक करी वो ये कि अगर इसको लेमन्स लैंग्वेज में हम समझे, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, जैसे मैं कोई 3 साल की ग्रेजुएशन करने गया हूँ, आप इसमें जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का मतलब ये कि मैं अगर 1 साल बाद मुझे किसी वजह से छोड़ना पड़ा तो मुझे 1 साल कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरे को किसी वजह से 2 साल में छोड़ना पड़ा, मैं 3 साल ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाया तो फिर 2 साल पर मुझे शायद डिप्लोमा, फिर 3 साल पर डिग्री, और एक कोई बैंक भी बनना है। अगर वो आप बता पाए, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा। ये जो है एक बहुत ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। और इसमें जो आपने कहा है कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट है, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लेके आए हैं। क्योंकि इससे कई बार बच्चे, स्टूडेंट का क्या होता है कि किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन और वो ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने 1 साल बिताया है यूनिवर्सिटी के साथ या कॉलेज के साथ, उसको कुछ नहीं मिलता था। अब जो है एक तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जा पाएंगे 1 साल के बाद, 2 साल अगर किया तो डिप्लोमा लेके जाएंगे, 3 साल है तो वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, अगर 3 साल करेंगे तो उनको डिग्री मिलेगी। और दूसरा ये कि जितना आपने पढ़ा है उसके आपके क्रेडिट जो है वो क्रेडिट बैंक रहेगा, उस क्रेडिट बैंक को आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद है कि आपकी मोबिलिटी एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी है और डिफरेंट टाइम जोन में भी आप कर सकते हैं। आपने 1 ईयर अप किया है, 2 साल बाद आप सेकंड ईयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप कुछ साल बाद करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कभी भी पूरी कर सकता है, तो मूव कर सकता है अपने प्रोफेशन में और एजुकेशन में जितनी बार वो चाहे। प्रोफेसर नागेश्वर राव, आपके हिसाब से, मतलब आप इग्नू के वाइस चांसलर हैं, तो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के लिहाज से इस शिक्षा नीति में क्या है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से बहुत ही अच्छी नीति बनी हुई है। क्योंकि ये जो 1 ईयर सर्टिफिकेट और 2 इयर्स डिप्लोमा, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग के यहाँ पहले से चल रही थी। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग का बेसिक वर्च्यू रहा है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का। और इसके तहत जो फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने लाई है, इसकी हमारे पास बैकग्राउंड भी बना हुआ है। ऑलरेडी भारत सरकार ने 2016 और 17 में स्वयं प्लेटफॉर्म यहाँ स्थापित किया था MHRD का। उसके तहत कोर्स बेस्ड इवैल्यूएशन, कोर्स बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी लागू कर दिया है, जिसमें ऑलरेडी अभी तक 2 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और ये जो कोर्स बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसी के तहत चाहे जो इन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स की बात कही हुई है, हर परंपरागत विश्वविद्यालय 20% तक उन क्रेडिट्स को अपने यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसको अभी सरकार इस नई शिक्षा नीति में 40% तक करने का प्रयास है। यानी जो पहले प्रोग्राम बेस्ड स्टडी होती थी, अब वो कोर्स बेस्ड स्टडी हो गई है। और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो अभी सहस्त्रबुद्धे जी ने कहा कि इंजीनियरिंग का बच्चा
एग्रीकल्चर का बच्चा, ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा, हर एक का एक एक कोर्स हम एक साथ पढ़ सकते हैं। स्वयं भी हमें ये सिखा रहा है और ये संपूर्ण जो शिक्षण पद्धति है वो हमको इसी रास्ते पर ले जा रही है। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे, आप मुझे बताइए मल्टीलिंगुअल सिस्टम इसमें कैसे इंट्रोड्यूस होगा? मल्टीलिंगुअल सिस्टम, मल्टीलिंगुअल का मतलब यह है कि शुरुआत से जब छात्र प्राइमरी स्कूल यानी शुरुआत की शिक्षा जो होती है, जो हम क्लास 1, 2, 3 वगैरह बोलते हैं, उसमें तो अपने अपनी मातृभाषा में सीखना चाहिए, ये बार बार बताया गया है। लेकिन उसके बाद में जब छठी जो कक्षा के बाद आगे बढ़ता है तब उसको अपनी भाषा में सीखने का भी अनुमोदन है और दूसरी भाषा यानी अंग्रेजी हो या हिंदी हो दूसरी भाषा में भी पढ़ सकता है। तो इसलिए मल्टीलिंगुअल हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और थोड़ी देर पहले डॉक्टर नागेश्वर राव जी ने स्वयं के बारे में कहा था, तो सारे कोर्सेज स्वयं के करीब करीब अंग्रेजी भाषा में हैं, कुछ हिंदी भाषा में है। तो इनको 8 भाषा में अनुवाद करने का काम भी चल रहा है। तो अपने अपने जगह में बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, मूक के माध्यम से अपने अपनी भाषा में भी सीखने का प्रयोजन अभी इसमें से हो सकता है। तो सरकार ने ये नीति आने के पहले ही कई कदम उठाए हैं, तो इसके बाद जब नीति आ गई है तो इसमें और भी ज़्यादा परिवर्तन होंगे। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि नीट या जेई इस तरह की परीक्षाओं में क्या बदलाव आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, या कैसे थोड़ी आसानी हो जाएगी? देखिए, हमारा जो जेई हो या नीट हो, इसमें हम पूरा का पूरा साइंस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इसके ऊपर ही ध्यान देते रहे हैं। मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्टिंग आज तक नहीं हुई है। और कई बार ऐसा होता है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो समहाउ अपना रोट लर्निंग के माध्यम से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको मैं मिसबिट हूँ, यहाँ मुझे दूसरा कुछ करना चाहिए था, ऐसा लगता है। तो इसमें 2 चीज़ें हो गई है। एक तो ऐसा एडमिशन होने के बाद भी जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहुविषयक सीखने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, तो इंजीनियरिंग के साथ म्यूजिक करना हो या फिजिक्स के साथ पेंटिंग करना हो, ये भी सीखने के लिए अनुमति इसमें से दी गई है। लेकिन टेस्ट का ही जो बात चल रही है, तो नीट को जो हो रहे परीक्षा भी चल रही है और जेई की भी परीक्षा भी चल रही है, ये प्योरली जो एजुकेशन कंटेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ऊपर जो है आज, तो उसको धीरे धीरे बदलते हुए उनकी एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर को तैयार करना पड़ेगा और उस दिशा में काम चल रहा है। ठीक। डॉक्टर शुक्ला, बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी, लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब क्या यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की क्रिएट की जाएंगी या जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्लब किया जाएगा? मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे, मतलब? ऐसा है कि हमारे यहाँ पे कई यूनिवर्सिटी जो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑलरेडी हैं, लेकिन उस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो सिंगल डिसिप्लिन में चलती हैं, जैसे लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी है यहाँ पर्टिकुलर। तो इसमें ये है कि और पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं वो भी ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगे, और अगर वो एक डिसिप्लिन या 2 डिसिप्लिन में दे मल्टीपल डिसिप्लिन में आ जाएंगे, क्योंकि एक डिसिप्लिन की एप्लीकेशन दूसरे डिसिप्लिन में बहुत है। अगर आप इंजीनियरिंग को लोग, अगर इंजीनियरिंग को अगर किसी को अपना एक प्रोजेक्ट या कुछ भी सोल्यूशन करना, जब तक आप सोशल नीड्स नहीं समझेंगे और आप हिस्ट्री नहीं समझेंगे तो आप एक अच्छा सोल्यूशन नहीं बना सकते। वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, या वो सारे इंट्रोड्यूस की जाएंगी। कई जो है बहुत सारी चीज़ें पहले से इनिशिएटिव लिए गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने लिए हैं ऐसे इनिशिएटिव, लेकिन अब नेशनल लेवल पे जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है मल्टी डिसिप्लिन, तो ये एक तो इसमें रिसर्च में बढ़ावा आएगा, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में बढ़ावा आएगा, और वो अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे दूसरे डिसिप्लिन को भी, और उनके तो होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का होगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज़रूरी है। ममता जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, जब मैं ये आपसे मैं शो कर रहा था उस दौरान मैंने लोगों से पूछा था, सबका कहना था कि GER जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होता है वो उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, वो जो है टारगेट शायद 50% का है अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि 12th के बाद कितने लोग एनरोल कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वो चीज़ें कैसे बदलेंगी, खासकर विमेन एजुकेशन के लिहाज से? मैं इसके बारे में जो जेंडर फंड है, जेंडर डेवलपमेंट फंड जो इसमें आया है एजुकेशन में, उसका उत्तर मैं दूंगी। पर मुझे लगता है कि जो पहला आपका प्रश्न है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कैसे बढ़ाएंगे, उसमें आर ऑनरेबल सर इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड। तो मे आई रिक्वेस्ट कि सर इसका उत्तर कि हम कैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ा पाएंगे। टारगेट शायद 50% है। 50% है जी, 2035 तक है,
और जैसा कि अभी हम बता रहे थे, स्वयं प्रभा, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब हम लोग के स्टेप्स हैं। जैसे अभी वित्त मंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 100 यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ घोषित कर रही हैं, और अभी इंटीग्रेटेड रेगुलेशंस भी बन गए हैं, और उसके तहत भी काफ़ी रिलैक्सेशंस दिए गए हैं कि नई यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन कोर्सेज चलाने की अनुमति दी जाए। क्योंकि जब GER बढ़ाना है तो हमें फिजिकल फैसिलिटीज़ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में हमारा GER 26% है और उसको हमें 50% तक ले जाना है। तो हमें ODL और ऑनलाइन दोनों को ही प्रमोट करना पड़ेगा, और इसके जो प्रावधान हैं उसको इस प्रकार से हम प्रयोग करें कि जो वर्तमान हमारे पास संसाधन है उसका बेहतर ढंग से उपयोग हो। और इससे GER में फर्क बिल्कुल GER के लिए तो कर रहे हैं हम लोग से, और उसके लिए हमें जो कॉस्ट भी है, अफोर्डेबल कॉस्ट रहेगी बच्चों के लिए। सर ने बहुत ही खूबसूरती से बताया, सेल्फ पेस्ड है कि बच्चा अपनी गति से अपने समय के अनुसार, जैसे सर ने बताया, कि उसको सीख सकता है। तो इस प्रकार से हर ग्रुप को, हर समुदाय को, हर छात्र छात्रा को इस शिक्षा नीति के तहत एक्सेस, इक्विटी और अफोर्डेबल, तीनों हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं UN के, उनको पूरा करने की पूरी चेष्टा की। और इससे GER ऑटोमेटिकली फिर अप जाएगा, GER बढ़ेगा। उसमें तो सर और IGNOU बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ठीक। डॉक्टर सर से बोलते एक चीज, कोरोना टाइम, मतलब कोरोना काल चल रहा है, उस दौरान एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है 35 साल बाद। मेरा बस सवाल ये है कि न्यू नॉर्मल एजुकेशन के लिहाज से क्या है, पोस्ट कोविड कह लीजिए, अभी कोरोना काल चल रहा है, लोगों के जहन में बस यही सवाल आता है कि एजुकेशन पर इसका असर, और पोस्ट कोविड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नॉर्मल एजुकेशन का क्या होगा सर? देखिए, कोविड आने के पहले हमारे यहाँ व्यवस्था होते हुए भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एजुकेशन में, ODL में थे, वो उनकी संख्या कम थी, और जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ भी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत कम प्रमाण में कर रहे थे। हमने स्वयं के माध्यम से 20% क्रेडिट्स को ले सकते हैं ऐसा रेगुलेशन बनाया, लेकिन बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ने उसको अडॉप्ट किया था। लेकिन एक कोविड टाइम में ऐसा हुआ कि उनको मजबूरी थी, और क्लास कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए, जो सिलेबस रह चुका था उसको करने के लिए सब लोगों को ऑनलाइन में ट्रांसफ़र होना पड़ा, एंड उसके वजह से सब लोगों ने अब सीख लिया है कि इसका पावर क्या है, टेक्नोलॉजी की जो पावर है ना, उसकी समझ लोगों को आ गई है, छात्रों को भी आ गई है, टीचर्स को भी आ गई है। तो इसके वजह से जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात चल रही थी 26% से 50% होने के लिए, ये बहुत सुविधा है। अभी ब्रिक एंड मॉर्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी जरूर बनानी पड़ेगी, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, जैसे स्पेशल एजुकेशन जोन की बात कर रहे हैं हम, जो अर्लियर हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, अब उनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जहां आज एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वैसे जिलों में ब्रिक एंड मॉर्टर यूनिवर्सिटी तो बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश भर में दूर दराज जगह में जो भी है, वहाँ बैठे हुए ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन डिग्री करने का जो आज सिलसिला जारी हो गया है, इसके माध्यम से मेरे ख्याल से 50% आने में बहुत ही सुविधा हो सकती है और आसानी से ये बन सकता है। इससे क्या है कि बहुत सारे बेनिफिट होंगे। एक तो स्टूडेंट को ईज मिलेगी अपनी पढ़ाई करने की, और नई एजुकेशन कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। अगर आपको अच्छे प्रोफेसर से पढ़वाना है कहीं से भी, उनके लिए इतना ट्रैवल करना आसान नहीं था। अब आज की तारीख में बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर का लेक्चर भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। तो इससे कोई डिसएडवांटेज नहीं होगी कि आप दुनिया के किस कोने में और देश के कुछ कोने में बैठे हैं। लेकिन जैसा कि कहा गया कि अभी भी हमारे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जो बच्चे बहुत दूर दराज में, कश्मीर में या फार ऑफ में थे, जब उनको एग्ज़ाम्स देने थे ऑनलाइन, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि उनको इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसाइज देना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये चाहते हैं कि डिजिटल एजुकेशन बिल्कुल इज़ ट्रूली सक्सेसफुल एंड रीचेस टू द लास्ट माइल ऑफ द कंट्री। ठीक है ममता जी, जाते जाते कंक्लूडिंग कमेंट, आखिरी कमेंट, मतलब फिर वही सवाल कि वर्ल्ड एजुकेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर भारत का स्तर, एजुकेशन का स्तर, या टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में चीजें फिर बहुत तेजी से बदलेंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद? उम्मीद फिर बढ़ेगी? ममता जी, देखिए, किसी भी नीति का हम कितनी
सुगढ़ता से उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो इस पर आधारित होती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके गाइडेंस में और हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि हम इस शिक्षा नीति को पूर्णतया सफल सक्षम बनाएंगे। और देखिए किसी भी चीज़ में समय लगता है, जो क्रांति है वो कोई भी ओवरनाइट नहीं होती है। तो देखिए ये जो ये शिक्षा नीति है और स्पेशली ये जो कोविड समय है उसने एक काम किया है, बाकी सब बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी पहले भी थी, टेक्नोलॉजी अब भी है, उसने दृष्टिकोण परिवर्तन किया है। उसने हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे करते हैं, उन चीज़ों में एक बहुत ही जिसको कहेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। और उस क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ ऐसी शिक्षा नीति जो मल्टीडिसिप्लिनरी है, जो इंक्लूसिव है, जो फ्लेक्सिबल है, वो शिक्षा नीति जो भारत की समृद्ध सारी सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है, जो कटिंग एज है, जो ग्लोबल है। तो जब हम सारे लोग मिलजुल कर इस शिक्षा नीति का पूरी सुगमता से, पूरी दृढ़ता के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो भी तब ममता जी जिसका भी आपने जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ग्लोबल एजुकेशन के साथ साथ भारतीय जो संस्कृति है जो अब पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, मतलब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो इंडियन कल्चर और आइडेंटिटी है, उसका भी समावेश इसमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, यही उम्मीद है, इसीलिए इसको क्रांति का नाम दिया गया। कदम आगे बढ़ाया गया, बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.